He's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. Hello everyone, welcome to one more episode of Inside Edge with Sameer. Hope आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और मेरे साथ एक और एपिसोड मेरा कंटेंट देखने के लिए फिर से तैयार हो गया। मैंने आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाया है आज और होपफुली ये आपको पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनटू आवर एजेंडा फॉर टुडे। आज के जो टॉपिक्स है उसमें हम थोड़ा सा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मद्देनज़र हम वो डिस्कस करेंगे। इट वाज राहुल वर्सेस स्मिथ इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से थोड़ा आपको इंडिकेशन आ जाता है कि कौन सी टीम कितनी कॉन्फिडेंट है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे थोड़ा इंडिया की तरफ से आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जब केएल राहुल को ये क्वेश्चंस किए गए कि टीम कॉम्बिनेशन क्या है, तो क्लियर कट कोई आंसर्स नहीं थे। वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने कुछ खास बताया नहीं। उन्होंने तीसरा स्पिनर होगा या तीसरा सीम बॉलर होगा नागपुर में, ये उन्होंने बताया नहीं। अपनी पोजीशन के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। तो आइदर देयर आर टू थिंग्स टू इट, आइदर नोइंग राहुल द्रविड़ वो हमेशा चीज़ें छुपा के रखते हैं और लास्ट में ही ट्राइज टू सरप्राइज द ओपोनेंट्स। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है कि अभी भी टीम में कन्फ्यूजन है और लास्ट मोमेंट पे डिसीजन ले जाएंगे जो क्लैरिटी नहीं दिखाता है। ऑपोजिट में देखूं, स्टीव स्मिथ जो आए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने तो बता दिया कि कैमरन ग्रीन नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया कि उनके पास अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 बॉलर अवेलेबल है और हो सकता है कि वो तीनों खेले हो। पैट कमिंस, एक लैंस मॉरिस करके है और स्कॉट बोलन। सो अगर ये 3 खेलते हैं तो काफ़ी इनका बॉलिंग अटैक इनएक्सपीरियंस कहा जाएगा, क्योंकि लैंस मॉरिस ने तो अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला है। सो पैट की कमिंस पे काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है। या तो ये हो सकता है कि वो 3 स्पिनर से जाए, और अगर वो 3 स्पिनर के साथ जाते हैं तो आई हैव नेवर सीन एन ऑस्ट्रेलियन टीम जो इंडिया में खेल रही है और 3 स्पिनर के साथ जाएगी। तो और उन्होंने स्टीव स्मिथ ने ये भी क्लियर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऑस्ट्रेलिया इज़ एक्सपेक्टिंग अ रैंक टर्नर। उन्होंने पिच देखी आज और पिच ऐसी है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। पिच में जब लेफ्ट हैंडर जब बैटिंग करेगा तो ये साइड पे जहाँ बॉल पिच होने वाला है लेफ्ट हैंडर के लिए, उन्होंने वो एरिया को ड्राई रखा है, उस पर वाटरिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स इंडिया यही ट्राई कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लेफ्ट हैंडर्स आएंगे वो एरिया को इंडिया ने ड्राई करके उस पे से टर्न लेने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है एक पॉइंट पे आ जाए कि 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो सकते हैं, डेविड वार्नर, मैट रेनशॉ, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, और अगर एस्टन एगर खेलते हैं वो, और उनके मिडल ऑर्डर में फिर राइट हैंडर में आ जाते हैं मानस लबुशेन। तो उनके पास 5-6 लेफ्ट हैंडर है जिसको देख के मुझे लगता है कि उन्होंने ये ड्राई सरफेस फॉर द लेफ्ट हैंडर्स बनाया है आउटसाइड दिया ऑफ स्टम्प, और दोनों एंड पे यही कर रहे हैं। अब ये अलाउड है, ये क्यूरेटर इंस्ट्रक्शंस लेके कर रहा है, ये अलाउड नहीं है कि क्यूरेटर किसी का इंस्ट्रक्शन लेके पिच नहीं बना सकता है। बट अगर क्यूरेटर को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो वो तो मानेगा नहीं कि मुझे इंडियंस मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ड्राई पिच बनाने के लिए। सो वो ऑल सेड एंड डन, इट्स अ होम एडवांटेज विच इंडिया शुड टेक। लेकिन मुझे सिर्फ यही है कि पिच रैंक टर्नर नहीं होना चाहिए कि मैच 2 दिन में ख़त्म हो जाए। प्लीज़ ये टेस्ट मैच देखने में कुछ मज़ा नहीं है। यस, इट शुड पोस्ट चैलेंज, इट शुड स्पिन, इट शुड टर्न, जो इंडिया का एडवांटेज है। और स्टीव स्मिथ ने भी यही माना है कि उन्हें एक स्लो स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा जो दूसरे तीसरे दिन से एक्सप्लोड होना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स होप वी हैव अ गुड टेस्ट मैच दैट एटलीस्ट गो फॉर 4.5 days। तो उसमें थोड़ा मज़ा भी आता है। और ऑस्ट्रेलिया एज वट एवर स्मिथ हैज सेड, दे आर प्रिपेयर्ड। उन्होंने बैंगलोर में एक अच्छी प्रैक्टिस की है। बैंगलोर में इनफैक्ट उन्होंने अश्विन की जगह पे
एक उन्हीं के एक्शन में डालने वाले बॉलर से भी के सामने उन्होंने प्रैक्टिस की है और दे लुक प्रिपेयर्ड। लेकिन इंजरीज लास्ट मोमेंट पे जो उनके बॉलर्स को हुई है, दैट माइट जस्ट बी अ टेलिंग ब्लो, वो थोड़ा उन्हें परेशान कर सकती है। तो ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। अब लेट्स सी द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो टेबल है, मैं वो आपको दिखाता हूँ और वो उस हिसाब से इंडिया के क्या चांस बनते हैं और इंडिया को कितने मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तब जाके वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गावस्कर ट्रॉफी में किस मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हराना है, और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में किस तरह से उनकी जगह बन सकती है। तो मैं आपको वो टेबल अभी शेयर करूँगा। So, here we are with the table of World Test Championship of 2021-2023. काफ़ी मज़ेदार टाइम रहा ये टेस्ट टीम्स के लिए, और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है 75.56। उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और दे डिज़र्व टू बी एट द टॉप। India is at second position. Now, to qualify for the World Test Championship, India will have to beat Australia by 3-0, 3-1 or at least 2-1. If India beats Australia by 3-0, 3-1 तो फाइनल तो पक्का है दोस्तों, फाइनल में इंडिया चला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। बट 2-1 थोड़ा डाइसी रहेगा, बिकॉज देन देयर इज अ सीरीज बिटवीन श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आप देख रहे हैं वो तो सेकेंड लास्ट नंबर पे, ओनली विथ 27 परसेंटेज पॉइंट्स, दे आर आउट ऑफ द पिक्चर। बट श्रीलंका इफ दे बीट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, कोई चमत्कार हो जाए तो देन इंडिया वुड बी इन अ प्रॉब्लम। बट मुझे ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है इंडिया में पूरी कैपेबिलिटी है जो ऑस्ट्रेलिया को 3-1 या एटलीस्ट 2-1 से तो हरा दे। 2-1 से हराते हैं तो वी एक्सपेक्ट न्यूजीलैंड टू बीट श्रीलंका 2-0, इंडिया विल गो थ्रू। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का भी सीरीज़ है 2 टेस्ट मैचेस का, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को 2-0 से भी हराता है और इंडिया एटलीस्ट 2-1 से भी ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो इंडिया को कोई ख़तरा नहीं है, इंडिया फिर भी साउथ अफ्रीका से आगे रहेगा। तो उम्मीद तो यही है दोस्तों, अगर आप ये टेबल देख रहे हैं कि इंडिया के बस मैं कहूँगा 90% तो चांस है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में खेलेगा। बस ये है, दे हैव टू बी केयरफुल। अभी लास्ट कॉलम आप देख रहे हैं पेनल्टीज़, वो बहुत ख़तरनाक है, वो उसमें पॉइंट्स बहुत माइनस हो सकते हैं। जैसे देखिए आपने इंग्लैंड में तो -12 है, ये तब होता है जब आप ओवर रेट आपका स्लो हो एट द एंड ऑफ द डे, तो वहाँ भी पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इंडिया ने ऑलरेडी -5 ले चुके हैं, तो आई होप कि वो उससे बचे और हम इंडिया को ही वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलते ओवल पे इस साल जून में देखें। तो ये था हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का टेबल दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट आया है हमारे प्रीवियस सेलेक्टर जो रह चुके सुनील जोशी का। Now, मैं तो वो उसका कमेंट पढ़ के ही मुझे समझा नहीं इस बंदे को कैसा लास्ट टाइम सेलेक्ट किए थे। ये इंडिया के लिए भी खेल चुका है, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, ठीक ठाक प्लेयर था। उसने कहा है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो प्लेइंग 11 है उसमें पुजारा को ड्रॉप कर लो और गिल और राहुल दोनों को खिलाओ, और सूर्य कुमार यादव को भी खिलाओ, लेकिन पुजारा को ड्रॉप कर दो। पुजारा शुड नॉट बी इन द प्लेइंग 11। आई थिंक कोई उसको जाके याद दिलाना चाहिए कि लास्ट 2 टाइम जो सीरीज़ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया था, उसमें चेतेश्वर पुजारा ही एक बड़ा डिफरेंस था। 2018 में तो उसने 1000 बॉल्स के ऊपर वो 4 टेस्ट मैचेस में खेले थे और ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को थका दिया था, ब्लंट कर दिया था एकदम। 2021 की जो सीरीज़ भी इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा हाथ था। उसमें भी उन्होंने सेंचुरी तो नहीं लगाई थी 4 टेस्ट मैच में, लेकिन अगर आप याद रहेगा गाबा में उन्होंने इतना थका दिया था बॉलर्स को कि उसका एडवांटेज बाद में ऋषभ पंत ने मैच फिनिश करके उठाया था। तो अगर ऐसा कमेंट कर देना, आप प्रीवियस सेलेक्टर रह चुके हो और ऐसा कमेंट कर देना, मुझे समझ में नहीं आता। और फिर बाद में अगर मैं सोचा तो यही आया दिमाग में कि हो सकता है कि यही थे सेलेक्टर
2021 के वर्ल्ड कप का जो सिलेक्शन किया, जिसने 2022 के वर्ल्ड कप का सिलेक्शन किया, और ये ब्लंडर्स के वजह से ही जो सिलेक्शन ब्लंडर्स इन्होंने किए हैं, उसी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 2022 में बाहर हो गया, और 2021 का सेमीफाइनल भी वर्ल्ड T20 का नहीं खेल पाया था। तो ये ऐसे कमेंट्स करके ये आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू प्रूव। मुझे 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 बहुत ही बेवकूफ़ाना कमेंट लगा कि यू ड्रॉप पुजारा और दूसरों को खिलाओ। वेरी वेरी टेस्ट मैच में आप पुजारा को फिलहाल ड्रॉप नहीं कर सकते, उसने प्रूव किया है। उसने उसे ड्रॉप करने के बाद उसने काउंटी में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट भी बराबर इंडिया में खेलता रहा है, और फिर जब इंडियन टीम में आया तो वो इंग्लैंड के सामने भी उसने अच्छा स्कोर किया है, और टीम में उसकी जगह तो बनती है। बांग्लादेश के सामने भी उसने अच्छे स्कोर्स लगाए थे। तो लाइक आई वुड से उसका कमेंट प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। मुझे तो बहुत ही ओवर द टॉप लगा वो कुछ मायने नहीं रखता वो कमेंट। अब आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पे। मैं आपको ले जाऊंगा ऐसा टेस्ट मैच, ऐसा ऐतिहासिक टेस्ट मैच जिसने इंडियन क्रिकेट को बदल के रख दिया। बात है ये 2001 की, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था, और स्टीव वॉ कैप्टन थे, और उस ऑस्ट्रेलियन टीम ने कंटिन्यूस 16 टेस्ट मैचेस जीते थे। और जब वो और उन्होंने हर जगह हर टीम को हराया था। होम पे तो वो उन्होंने तो इंडिया को भी हरा दिया था बहुत बुरी तरह से, जैसा मैंने कल लास्ट टाइम की वीडियो में कहा था। 99 में उन्होंने इंडिया को उड़ा के रख दिया था। अब 2001 में जब उन लोगों इधर लैंड करे तो स्टीव वॉ ने कहा एक कमेंट, ये इंडिया में जीतना एक फाइनल फ्रंटियर होगा उनके लिए। अब फाइनल फ्रंटियर का मतलब है उन्होंने हर जगह जीत चुके थे, और यही जगह बाकी था जीतने के लिए। तो पूरे तैयारी के साथ आए थे। उनके पास क्या बैटिंग थी, वो तो वैसी बैटिंग मैंने लास्ट 20 साल में कोई साइड के पास नहीं देखी। मैथ्यू हेडन, लैंगर, स्लेटर, पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, एडम गिलक्रिस्ट एट नंबर 7, शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली सेलेक्ट हुए थे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे इंजरी का इशू हो गया तो वो आए नहीं थे। माइकल कास्प्रोविक्स आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे बॉलर थे। रिवर्स स्विंग से उन्होंने इंडिया को 98 में बेंगलोर में एक ही स्पेल में काफ़ी विकेट्स लेके इंडिया को हराया था। तो ये बहुत बेहतरीन स्क्वाड था। और एक ऑफ स्पिनर था कॉलिन मिलर, जिनको वो लोग फंकी मिलर बोलते थे। बाल वो कभी येलो, कभी ब्लू, कभी रेड करके करते थे, बट बहुत एफिशिएंट ऑफ स्पिनर थे। और इंडिया में वो टाइम पे माहौल जो था बहुत ही एक क्रिकेट पे से ट्रस्ट लोगों का उस टाइम पे उठ गया था 2000 में, जब एक फिक्सिंग स्कैंडल्स आए और हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स का नाम आया जिन पे बैन लगे। BCCI ने बैन किया उन्हें। उसके बाद लोगों का ट्रस्ट क्रिकेट पे से उठ गया था। इनफैक्ट मैं भी एक क्रिकेट फैनेटिक था वो टाइम पे, और जब मुझे पता चला वो फिक्सिंग एपिसोड्स के बारे में और इंडियन प्लेयर्स को भी बैन किया BCCI ने, तो आई वॉज काइंड ऑफ अपसेट, और मे बी क्रिकेट से ऑफ हो गया था लाइक 4-5 मंथ्स। आई वॉज नॉट फॉलोइंग इट। तो जनरली लोगों में जब सीरीज स्टार्ट हुई तो वो उत्साह नहीं था जैसा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में नॉर्मली होता है। पीपल वो नॉट दैट इंटरेस्टेड, और एक भरोसा उठ गया था लोगों का क्रिकेट पे से। पहला टेस्ट मैच हुआ बॉम्बे में, और इंडिया ने पहला बैटिंग करके कुछ 176 रन बनाए, जिसमें सचिन तेंदुलकर के ही हाई थे। 70 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने, और बाकी बैटिंग धराशायी हो गई पहले ही दिन। ऑस्ट्रेलिया आया। ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा था वो पिच पे, वानखेड़े में था। 92 पे 5 थे जब हेडन और गिलक्रिस्ट आए, और उन्होंने पूरा गेम पलटी कर दिया। दोनों ने सेंचुरीज मारी, और इतना क्विक टाइम पे मारी कि इंडियन स्पिनर्स वो टाइम पे अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे। हरभजन सिंह ने ऑलरेडी 3 विकेट ले लिए थे उस इनिंग्स में, बट उन्होंने फिर काउंटर अटैक ऐसा किया कि इंडियन स्पिनर्स के पास कुछ जवाब नहीं था, इंडियन बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि देखे कि कब आउट होते, और पिच टर्न ले रही थी। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी लीड मिली, मोर देन 200 रन्स की लीड थी। इंडिया आया तीसरे दिन।
और इनफैक्ट एक फ़नी बात है कि मैं वो टेस्ट मैच देखने वाला बॉम्बे में था वो टाइम पे, और मैंने प्लान किया था मेरे दोस्तों के साथ कि मैं 4th डे पे मैच देखने जाऊंगा, लेकिन इंडिया जब बैटिंग करने आया तीसरे दिन, फिर वही कहानी, इंडिया इंडिया वॉज पुअर पुअर, बहुत बेकार खेला इंडिया, और इंडिया एक कम स्कोर पे ही आउट हो गया। और कुछ ऑस्ट्रेलिया को कुछ 8 या 10 रन बनाने थे जीतने के लिए, इंडिया कुछ लेस देन आई थिंक 200 समथिंग की लीड थी, और इंडिया कुछ 200 एंड आई थिंक बहुत कम मैनेज कर पाया। स्कोर्स याद नहीं है, बट लेकिन इतना याद है कि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 8 या 10 रन की ज़रूरत थी, जो जो उन्होंने हिडन और स्लेटर ने आके ताबड़तोड़ वो रन मार के फिनिश ऑफ कर दिए, और टेस्ट मैच तो 3 दिन में ही ख़त्म हो गया। बहुत बड़ी हार थी इंडिया के लिए, और वो भी टर्निंग विकेट पे जहाँ इंडिया फेवरेट था। तो एक डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। इंडिया प्रेस मीडिया ने तो इंडिया को राइट ऑफ कर दिया कि इंडियन टीम स्टैंड्स नो चांस, क्योंकि इंडिया में एक सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने पहली इनिंग में 50 मारे थे, सेकेंड इनिंग में कुछ स्कोर किया था। गांगुली ने भी कुछ सेकेंड इनिंग में, आई थिंक सो इट वाज, नो सॉरी नॉट गांगुली, तो द्राविड ने स्कोर किया था, और द्राविड का डिसमिसल एक बार ऐसा हो गया था कि स्लेटर ने कैच क्लेम किया था और द्राविड वॉकआउट नहीं किए थे, और एम्पायर ने द्राविड के हक में फैसला किया। उसके बाद स्लेटर ने लिटरली द्राविड को अब्यूज़ किया था उस टेस्ट मैच में। यानी ऑस्ट्रेलियंस इतने हावी हो चुके थे कि वो इंडियंस को कुछ भी बोल रहे थे, लाइक इट वाज वेरी पैथेटिक। और जैसा मैंने आपसे कहा, इंडियन स्पेक्टेटर्स का भी ट्रस्ट नहीं रहा था। पीपल लाइक मेकिंग फन इवन फॉर द इंडियन टीम। थोड़ा बुरा लग रहा था वो टाइम पे कि स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी कि देखो ऑस्ट्रेलिया का कहाँ स्टैंडर्ड है, इंडिया का क्या स्टैंडर्ड है, लोग मजाक उड़ा रहे थे। और फिर सेकंड टेस्ट मैच कोलकाता में था, और कोलकाता में अगेन पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग की, और बहुत फ्लाइंग स्टार्ट मिला। हेडन अगेन सॉन्ग पे थे, उन्होंने 70 रन मारे, हेडन आउट हुए। लास्ट सेशन में जो कोलकाता में हमेशा होता है, थिंग्स टेंड टू हैपन, मैंने हमेशा देखा कोलकाता के लास्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर गया। ऑस्ट्रेलिया एक पोजीशन पे 150 पे 1 था। हरभजन सिंह ने आखिरी सेशन में हैट्रिक ली, जिसने इंडिया को फिर से गेम में लिया है, और ऑस्ट्रेलिया वो अराउंड 6 डाउन एट 260 रन, और ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 350 तक स्कोर कर देगा। बट द नेक्स्ट डे आइसमैन स्टीव वॉ, उन्होंने सेंचुरी लगा के ऑस्ट्रेलिया को 450 के ऊपर ले गए। अब उसके बाद 450 चैलेंजिंग स्कोर था। इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की ऑस्ट्रेलिया को विद इन 325-350 आउट करने की, बट ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू गेट 450 प्लस। इंडिया बैटिंग पे आई और फिर एक कोलैप्स। लक्ष्मण को छोड़ के किसी ने भी बैटिंग अच्छी नहीं की। सब आउट हो गए, प्रेशर में आ गए। ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, वो हर बैट्समैन को अब्यूज़ कर रहे थे, लिटरली एवरी वन, और इंडियन बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। अगेन बहुत बुरा लग रहा था वो देख के कि ये क्या हो रहा है, इंडियन क्रिकेट क्या अभी होम पे भी सीरीज़ हारेगा इस तरह से। भले ऑस्ट्रेलियन चैम्पियंस थे, लेकिन इस तरह से हार जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये टेस्ट मैच भी हार जाएगा। दूसरे दिन कुछ 8 विकेट्स हो गए थे, और इंडिया फिर से बैटिंग करने आई। 120 फॉर 8 थे इन रिप्लाई टू 450। लक्ष्मण ने अच्छी इनिंग्स खेली, एक काउंटर अटैकिंग इनिंग खेली, और 170 रन मारे उन्होंने, और इंडिया 170 तक गया, लेकिन फिर ऑल आउट हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सुनहरा मौका था सीरीज़ को रैप अप करने का। 1960s से वो यहाँ सीरीज़ जीते नहीं थे, तो ये बहुत बड़ा मौका था। स्टीव वॉन ने, मैंने शेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा है, शेन वॉन इंडिया को फॉलो ऑन देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया फिर से बैटिंग करे और लीड का फ़ायदा लेके इंडिया को आखिरी इनिंग में 400-450 का टारगेट दे, और फिर बॉलिंग डालने आए आफ्टर सम रेस्ट। लेकिन स्टीव वॉन काफ़ी एग्रेसिव थे, वो इंडिया के ऊपर जो प्रेशर था वो हटाना नहीं चाहते थे, और शेन वॉन और स्टीव वॉ के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी उस वक्त। तो उन्होंने शेन वॉन का कहा नहीं माना, और दूसरे बॉलर्स को पूछे, दूसरे बॉलर्स थोड़ा कैप्टन पूछ रहा है, तो उन्होंने कहा ओके वी विल बॉल अगेन, एंड
उन्होंने इंडिया को फॉलो ऑन दे दिया। और उन्होंने उनको लगा कि फॉलो ऑन दे के इंडिया और ऑलरेडी अराउंड 274 रन पीछे है, तो ये इतना इंडिया मारेगा तो कितना मारेगा, 300 मारेगा, हम तो बना देंगे 4th इनिंग्स में आके उतना। तो लेकिन उसके बाद जो हुआ उनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था जो हुआ, वो इट्स मदर एंड फादर ऑफ ऑल द कमबैक्स। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया इतना कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने 4th डे पे सेलिब्रेशन शैम्पेन्स भी ऑर्डर करके रख दिए थे कि हम 4th डे पे रैप अप कर देंगे। इंडिया की सेकेंड इनिंग शुरू हुई, अच्छा रिप्लाई था ओपनर्स ने। शिव सुंदर दास ओपनर थे रमेश के साथ, और इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिला। 100 पे 1 था, 150 पे 2 था। सचिन तेंदुलकर से काफ़ी उम्मीद थी सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए और इंडिया 3 डाउन था। सौरव गांगुली आए और सौरव गांगुली ने भी कुछ 40 ऑड्स मारे और वो भी आउट हो गए। लेकिन ये बैटिंग लाइनअप में सौरव गांगुली और जॉन रॉय जो उस वक्त कोच थे, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था। उन्होंने लक्ष्मण को नंबर 3 पे भेजा और राहुल द्रविड़ को नंबर 6 पे भेजा। लक्ष्मण क्योंकि पहली इनिंग में 50 प्लस का स्कोर अच्छा किया था उन्होंने उसी के साथ कंटिन्यू किया फॉलो ऑन में, और लक्ष्मण को नंबर 3 पे भेजा। और लक्ष्मण फिर से उन्होंने सेकेंड इनिंग में एक अच्छी स्टार्ट की, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स जा रही थी। तो इंडिया वो ऑलरेडी 4 डाउन अराउंड 180 रन आउट, और ऐसा लग रहा था कि 4th डे पे ये रैप अप हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस जो उन्होंने मंगा के रखे थे वो ओपन हो जाएंगी 4th डे पे। 4th डे शुरू हुआ और किसी ने भी नहीं सोचा, क्या जो हुआ उस दिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये हो सकता है क्रिकेट में। लक्ष्मण और द्रविड़ ने स्टार्ट की और उन्होंने स्टार्ट किया, लक्ष्मण तो एग्रेसिव खेलते गए, लंच तक कोई विकेट नहीं गिरा। इंडिया वॉज अराउंड 230, टी तक कोई विकेट नहीं गिरा, और इंडिया ने आखिरी सेशन में ऑलरेडी कुछ 150 रन्स की बढ़त ले ली थी और ये दो ही खेलते गए, लक्ष्मण और द्रविड़। इन्होंने तो काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ दिया उस इनिंग्स में। लक्ष्मण ने 281 मारे और द्रविड़ ने 180 मारे। द्रविड़ पे काफ़ी सवालिया निशान था उनकी पोजीशन को लेके, कि मांग हो रही थी मीडिया में कि वो ड्रॉप हो जाए, लेकिन ये वो 100 से उन्होंने जवाब दे दिया कि व्हाट क्लास प्लेयर थे वो। लक्ष्मण और द्रविड़ ने अनबीटन पूरा दिन खेला, उन्होंने तीनों सेशन में एक भी विकेट नहीं गई। ऑस्ट्रेलिया ने हर एक चीज़ कर दी। शेन वॉर्न को जिस हिसाब से लक्ष्मण ने उस इनिंग्स में खेला है, मैंने सचिन और लक्ष्मण को छोड़ के मैंने ऐसा डोमिनेट करता हुआ बैट्समैन शेन वॉर्न की बॉलिंग के अगेंस्ट नहीं देखा था। लक्ष्मण उन्हें चार्ज करके फ्लिक कर रहे थे, जब बॉल उन लक्ष्मण के लेफ्ट टू राइट टर्न हो रहा है, लक्ष्मण उसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लिक किए जा रहे थे और पुल किए जा रहे थे, कट कर रहे थे, और सब अच्छे गेंद थी। यानी वो शेन वॉर्न ऐसे नहीं कि कुछ बॉलिंग ख़राब डाल रहे थे, बट लक्ष्मण वॉज इन अनदर जोन दैट डे, और वो स्कोर करते गए। और चौथे दिन इंडिया ने एक भी विकेट नहीं खोया और इंडिया वॉज ऑलरेडी अहेड बाय 240-250 रन्स। लोगों ने इसका नोटिस किया कि नो, ये टीम में ये अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने ये सिचुएशन में ऐसा खेल सकते हैं तो ये टीम में कुछ तो बात है। और आखिरी दिन पे मुझे भी आप पूछेंगे तो मुझे लगा शायद इंडिया ये मैच ड्रॉ कर दे। दूसरे दिन सुबह में लक्ष्मण 281 पे आउट हुए, द्रविड़ 180 पे आउट हुए। गांगुली ने अराउंड लंच टाइम डिक्लेयर किया, जो मेरी तरफ मैं अभी कहूँगा थोड़ा लेट था वो, लेकिन गांगुली ने डिक्लेयर किया जस्ट बिफोर लंच, अराउंड लंच टाइम। अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 10 विकेट थी और उन्हें कुछ 360 प्लस का स्कोर दिया था चेस करने के लिए। 2 सेशन में 10 विकेट कहाँ जाते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलियन टीम के। लंच टाइम था और इंडियन टीम आई ग्राउंड पे। ऐसा लगा कि ये डल ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतना टाइम नहीं था। 2 सेशन में 360 उन दिनों बहुत हो जाते हैं। फिर भी ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव खेलता गया। ऑस्ट्रेलिया की 1 विकेट हुई, 2 विकेट हुई,
आखिरी सेशन में उनके पास 8 विकेट थी और ऐसा ही लग रहा था ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। बट अगेन जीनियसेस मैच चेंज करते हैं। गांगुली ने तेंदुलकर को लाया और तेंदुलकर ने 2 विकेट जल्द जल्द गिरा दिए। उन्होंने एक, मुझे याद है, स्टीव वॉ का विकेट लिया और उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का विकेट किया, एलबीडब्ल्यू। एडम गिलक्रिस्ट 0 पे आउट हुए। दोनों इनिंग्स में एडम गिलक्रिस्ट 0 पे आउट हुए, जो बॉम्बे में उन्होंने सेंचुरी मारी थी उसके बाद। और रिकी पॉन्टिंग तो वॉज अ बनी ऑफ हरभजन इन दोज डेज। वो हरभजन को आते ही कुछ हो जाता था और हरभजन के सामने ही आउट हो जाते थे वो। सडनली 3 विकेट गिरने के बाद और कोलकाता का क्राउड, दैट 100,000 पीपल, वो पैक हो गए थे एंड एवरीवन वाज सपोर्टिंग इंडिया एट दैट टाइम। गूज़बम्स आ रहे थे उस मैच में। ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे कुछ होने वाला है एंड एवरीबॉडी वाज सपोर्टिंग इंडिया। इतना शोर था उस स्टेडियम में। आखिरी विकेट थी और इंडिया के पास कुछ 12 ओवर थे। मैगरा और कैस्प्रोविक्स ने कुछ 7 ओवर खेल लिए और विकेट नहीं जा रही थी और सब लिटरली एक प्रेइंग मोड में आ गए थे कि प्लीज़ ये इंडिया मैच जीत जाए। आखिर में हरभजन ने मैगरा को एलबीडब्ल्यू आउट किया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी क्रिकेट फॉलोअर थे, जब हरभजन ने वो अपील की, वो सब क्रिकेट फॉलोअर ने अपील किए होंगे जब मैगरा के अगेंस्ट, और मैगरा आउट हुए एंड देयर वाज सेलिब्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। ऐसा लगा था, मैं लिटरली बॉम्बे में था, मुझे लगा था कि ये इंडिया ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है। इतना सेलिब्रेशन। लेकिन वो जीत ने इंडिया को, आज हम जो स्टेटस देखते हैं इंडिया का, उस जीत का उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। वो उस जीत ने उस टीम को सिखाया, इंडिया को सिखाया कि हम वर्ल्ड में बेस्ट को बीट कर सकते हैं। हमारे पास उतना टैलेंट है, हमें उतना डिटर्मिनेशन है और इसका बहुत बड़ा श्रेय और क्रेडिट मैं सौरव गांगुली को दूंगा कि उन्होंने टीम को लड़ा के रखा। उन्होंने टीम को 2 डाउन एंड आउट थे, उन्होंने डिसीजंस लिए, लक्ष्मण को नंबर 3 पे भेजा और उनके जो फैसले थे ग्राउंड पे भी बहुत एग्रेसिव थे। 2 बैट से वो सीरीज़ में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाए रखा ऑस्ट्रेलिया पे। अगर वो स्लेज करते थे तो ये भी इन्होंने अपनी टीम को कहा था कि अगर वो 1 कहे तो आप 2 कहो, पीछे बैक ऑफ मत हो। और कोलकाता तो उनका होम ग्राउंड है, तो जो उन्हें सपोर्ट मिला उधर आखिरी दिन पे वो देखते ही बनता था। वो बहुत 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 अच्छा टेस्ट मैच था। लाइक मैंने अपनी लाइफ में 2-3 टेस्ट मैचेस देखे हैं जो इतने रोमांचक होते हुए। बहुत सारे हीरोज़ थे उसके, लक्ष्मण, द्राविड, हरभजन पे तो गांगुली को इतना कॉन्फिडेंस था कि लास्ट दिन पे जब मीडिया में इंटरव्यू हो रहा था गांगुली का कि हो सकता है कि आप ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर जाए आप, तो उन्होंने हरभजन को बुला के कहा, ड्रॉ, हम ये टेस्ट मैच जीत रहे हैं और मुझे ये लड़का टेस्ट मैच जिताएगा। और वही हुआ। हरभजन ने कुछ, वो पूरे टेस्ट मैच में 18 विकेट्स लिए और पूरी सीरीज़ में उन्होंने कुछ रिकॉर्ड 37-38 विकेट्स लिए थे। इट वॉज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग टेस्ट मैच। बहुत ही, जैसे मैंने कहा, बहुत कम टेस्ट मैच ऐसे होते हैं जो एक क्रिकेट टीम की हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। एंड उसके बाद इंडिया वॉज नॉट द सेम। इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में चेन्नई में दे वर डोमिनेटिंग। ऑस्ट्रेलिया भी फाइट कर रहा था, वो भी टेस्ट मैच आखिरी दिन तक गया था और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत टफ टाइम दिया वो टेस्ट मैच में, लेकिन इंडिया वो टेस्ट मैच जीता। बट उस टेस्ट सीरीज़ की नींव रखी गई थी कोलकाता में जीत के साथ, और इंडिया ने वो टेस्ट सीरीज़ 2-1 जीती थी। वो, मैं लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उस जीत का इतना इम्पोर्टेंस है। मैंने कहा कि ट्रस्ट आ गया इंडियन क्रिकेट में, फिर से लोग फॉलो करना शुरू कर दिए। और वो जीत के बाद जब टीम एयरपोर्ट पे गई और जिस वक्त वो प्लेन में इंडियन प्लेयर्स एंटर किए, जब लक्ष्मण और द्राविड को पहला प्लेन में बोला आप जाओ पहले, प्लेन के सारे मेंबर्स, स्टाफ, जितने पैसेंजर्स थे,
उन्होंने खड़े लेके उनके लिए तालियां बजाई थी। वो इनिंग्स का वो इम्पैक्ट था कि लोग फ्लाई कर रहे थे, लेकिन दे नो व्हाट दीज टू हैव डन इज़ नॉट समथिंग दैट हैपेंस एवरी डे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था मेरे लिए। तो ये एक लेसन है लाइफ का, कि वो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ये आप कितने भी डाउन एंड आउट हो, बट आप अगर लड़ते रहेंगे तो रास्ता एक अपने आप निकल जाता है। आप लड़ते रहो, रास्ता निकल जाएगा आपके लिए, आप फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाओगे। तो बहुत अच्छी सीरीज़ थी। और हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ वो टेस्ट मैच को सोच के और बोलने पर, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट टेस्ट मैचेस। और उम्मीद है कि मैंने जिसका जो डिस्क्रिप्शन किया है आपको पसंद आया होगा। फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चारों शुरू हो रही है दोस्तों, ऑन द 9th। और होपफुली एक और ऐसा मज़ेदार टेस्ट मैच होगा जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को फिर से हराती है और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अपनी जगह बनाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो था आज का। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और कल मैंने एक क्विज पूछा था कि कौन सा बॉलर है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और उसका नाम है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने 110 विकेट्स लिए है इन अराउंड अबाउट 20 टेस्ट मैचेस in बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिटवीन 1996 एंड 2008 जब वो रिटायर हुए। तो वो आंसर था। और आज जाता हूँ तो आज भी मैं वो कोलकाता की टेस्ट मैच के बारे में आपसे क्विज करूँगा। कौन सा ओके शेन वॉर्न ने उस कोलकाता ग्राउंड पे 2 टेस्ट मैच खेले हैं। 2 टेस्ट मैच में शेन वॉर्न ने कोलकाता में, इंडिया में कितने विकेट्स लिए हैं? बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है ये, तो आप सोचिए इस बारे में। शेन वॉर्न ने कोलकाता में 2 टेस्ट मैच खेले इंडिया के अगेंस्ट, और उन्होंने कितने विकेट्स लिए? इसका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर टाइम। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।